वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर 2018 का प्रथम पाली का पेपर लेकर जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको लेकर मैं आप लोग के बीच फिर से हाजिर हूँ और इसका मैं आज आप लोग के बीच ही सारा डिस्कशन करूँगा। तो हम लोगों का आज ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सत्रिया डांस किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो ये सत्रिया डांस जो है ये असम राज्य की क्लासिकल डांस है। असम के क्लासिकल डांस कौन सा है? ये है सत्रिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो 1951 ईस्वी में किया गया था। ये किया गया था सिंदरी में किया गया था। और ये प्रथम उर्वरक संयंत्र था जिसमें अमोनियम सल्फेट सिर्फ अमोनियम सल्फेट का ही उपयोग किया जाता था। लेकिन एक दूसरा चीज़ का भी स्थापित हुआ था, जिसमें एक दूसरा संयंत्र का भी स्थापित हुआ जिसमें यूरिया बनाया जाता था। और यूरिया बनाया जाता था ये 1959 ईस्वी में ही हुआ था। इसके साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट का जो संयंत्र किया गया उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट का उपयोग किया गया था, वो भी किया गया था 1959 ईस्वी में ही किया गया था, जिसे 1959 ईस्वी में किया गया था, जिसे ही डबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होता है वो उसके बारे में क्या कहा जाता है। किसी भी तत्व के जो समस्थानिक से क्या समझते हैं? तो समस्थानिक का अर्थ होता है कि जिसका परमाणु भार जो हो डिफरेंट हो लेकिन परमाणु संख्या जो हो वो समान हो। तो ऐसा इसमें किसमें लिखा हो? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो परमाणु संख्या हमारा समान होता है लेकिन उसमें जो जिनकी द्रव्यमान संख्या होता है वो भी अलग अलग होता है, तो वो हमारा आइसोटोप्स कहलाता है। तो उसके आइसोटोप्स कहलाता है, जैसे कि हमारा C6 12, C6 13 और C6 14 के एक उदाहरण है। एक H1 है, H1 और H1 1 2 3, इसका भी द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है और लेकिन परमाणु भार जो है वो समान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कौन से गुरु, सिख धर्म के कौन से गुरु ने किया था? तो ये किया था गुरु अंगद ने। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था, ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इनके बाद गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और गुरु अर्जुन देव भी सिख धर्म के ही गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी होती है। तो हाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो होती है वो 12मासी होती है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में होती है। हाँ बिल्कुल, और ये हमारा तो ये इसमें हो गया A और B दोनों सही है और A और B दोनों भी पुष्टि करता है। तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर A सही है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो किसी भी राजनीतिक दल को, जब राजनीतिक दल यानी कि जो स्टेट भर का ही कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर बनने के लिए कम से कम 7 स्टेटों में 2% से ज़्यादा वोट उसे प्राप्त करना होता है। 2% से ज़्यादा वोट उसे प्राप्त करना होता है और साथ ही साथ जीतना भी होता है। लेकिन 7 में से कम 4 राज्य ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें 2% से ज़्यादा वोट प्राप्त करना जरूरी होता है, तभी जाकर वो राजनीतिक दल में शामिल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 4 राज्य कंपलसरी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था। प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था ये कृषि ऋण के द्वारा ही किया गया था। कृषि के लिए ही किया गया था, क्योंकि किसान लोग जो
कृषि करते थे उसके लिए ऋण लिया करते थे, और ऋण जब चुकता नहीं होता था तो उनसे उनका ज़मीन और साथ साथ उनका ऋण का जो लिया होता वो मुआवजा भी वसूला जाता था। तो ये हमारा कृषि ऋण हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्मू बाजगो नामक बांध किस नदी पर है? निम्मू बाजगो बांध जो है वो सिंध नदी पर है, और सिंध नदी अभी वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में सिंध नदी का उद्गम स्थल भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन सिंध नदी का कुछ भाग पंजाब से होते हुए भी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या आप अभिप्रेरित होता है? किसी भी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि मुद्रा का जो वैल्यू है वो वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। अगर वस्तु का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब है कि मुद्रा का वैल्यू जो है घट गया। तो मुद्रा का वैल्यू घटने के साथ साथ वस्तु की मूल्य में वृद्धि होगी। तो ये हो गया डी नंबर ऑप्शन, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, हमारा डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो स्थापित किया गया था वो किया गया था समता सैनिक दल, जिसमें सभी समान जाति के लोग, मतलब सभी समान जाति, कोई भेदभाव न हो, इसलिए उसमें समता सैनिक दल का स्थापना किया गया था। स्वतंत्र मजदूर संघ का भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था, ताकि सभी किसान एकजुट होकर एक संघ बनाएं और संघ के साथ साथ कोई भी बात को रखे और उसका मंजूरी दिलवाए। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी इनके द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसमें से कौन नहीं बनाया गया था? तो ये नहीं बनाया गया था हमारा दलित मुक्ति मोर्चा जो है वो अंबेडकर द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है वो स्वतंत्र रूप से है। भारत का कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से कोई भी संस्थाएं स्थापित कर सकती है, उसके लिए संविधान में उल्लेख भी किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 19 के 4 में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी इंसान अपना संस्था स्थापित कर सकता है। तो वो ये किया गया है वो भी भारत के नागरिकों के लिए ही सुनिश्चित किया गया है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि भारत से बाहर के लोग होंगे तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। जो अगर वो भारत के हैं तो फिर ठीक है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। ओजोन छेद से क्या होता है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन मंडल जो है समताप मंडल के आसपास में है, और ओजोन का जो छेद है वो होने का सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, Cl2F2 जो होता है, इसके कारण ही सबसे ज़्यादा ये कारण बना हुआ है ओजोन लेयर में होल करने का। और ओजोन लेयर होने से हम लोग मानव जीवन का जो है एक ऐसी किरण से बचाव होता है जिससे जिंदगी बची हुई है, वो है सूर्य से निकलने वाली एक पराबैंगनी किरण होती है जिससे कैंसर या जान का जो खतरा रहता है उस किरण से हमें कौन बच जाता है? तो ये ओजोन परत जो होता है वो हमें बचाने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है उससे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में स्थापना हुआ था। साथ ही साथ IMF का भी स्थापना 1945 ईस्वी में ही हुआ था। 1945 ईस्वी में ही हुआ था और इसे सगी बहन भी कहा जाता है। सूची एक से दूसरे को मिला है। इंद्रावती पेरियार जो कहा जा रहा था कि इंद्रावती और पेरियार साथ ही साथ इंद्रावती है, पेरियार झील है, और अगला जो है हमारा इंद्रावती है, पेरियार है,
सिमलीपाल है और बांदीपुर जो ये राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा केरल में है। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? वो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, यानी कि 1 का 4। और पेरियार जो है, पेरियार है ये केरल में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, और बांदीपुर जो पाया जाता है वो कर्नाटक में है, यानी कि ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा तरल पदार्थ है जो विशिष्ट गुरुत्व के द्वारा मापता है? तो हाइड्रोमीटर जो है विशिष्ट गुरुत्व यानी कि आर्द्रता को मापने का काम करता है। ये करता है हाइड्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता को मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेविनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर है, हिप्सोमीटर है और ग्रेविनोमीटर। तो ये हाइड्रोमीटर जो होता है ये हमारा जो जल के घनत्व या जल के तरल के जो घनत्व होते हैं उनके डेंसिटी को मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 से 2 को मिलाएं तो कहा जा रहा है कि रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? मोटर वाहन का उपकरण कहाँ बनता है? पोत निर्माण कहाँ होता है? और साइकिल का निर्माण कहाँ होता है? तो रेलवे उपकरण जो है राउरकेला, भिलाई, उड़ीसा, भिलाई में रेलवे उपकरण बनाया जाता है। मोटरसाइकिल जो है, मोटर वाहन जो बनाया जाता है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। पोत निर्माण का काम जो होता है वो कोची तमिलनाडु में होता है, और साइकिल का निर्माण लुधियाना पंजाब में होता है, यानी कि 1 का 3, बी का 4 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये डी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। पौधे जो होते हैं घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रोटीन में जो है परिवर्तित कर देते हैं। पौधे प्रोटीन में इसे परिवर्तित कर देते हैं। अगर मिट्टी में जो दाल के पौधे में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं उस नाइट्रोजन के पौधे को अगर मिट्टी में मिला दिया जाता है तो वो किसी भी खाद्य पदार्थ को यानी किसी भी पौधे को वो प्रोटीन भरपूर मात्रा में दे पाता है। तो इससे ये उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा प्रोटीन जो है वो फल को मतलब पौधे को खाद्य पदार्थ को उपजाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में परागण को क्या कहते हैं? हवा में परागण को क्या कहते हैं? तो वायु परागण, हवा में परागण को वायु परागण कहते हैं। हवा में परागण को वायु परागण कहते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना जो था प्रधानमंत्री का वो दिल्ली के पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ये किया गया था 2017 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि 2017 में स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा शहर है? केसर का मुख्य उत्पादक का जो शहर है वो है जम्मू कश्मीर में केरल की खेती बहुत ही मात्रा में होता है। और साथ ही साथ केसर को जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला हुआ है, और जीआई टैग जो होता है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो कि केसर का जीआई टैग किसे प्राप्त है? वो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। और केसर की जो खेती की जाती है, केसर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? केसर की खेती को हम लोग करेवा बोलते हैं। केसर की जो खेती होती है उसे हम लोग करेवा बोलते हैं। करेवा बोलते हैं। केसर की खेती को हम लोग करेवा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल शोधन का ऐसा कौन सा तरीका है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाता?
सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाता है। अगर तरीका जल शोधन का सबसे तरीका है तो उबालने पर जल को जब उबाला जाता है तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। साथ ही साथ अगर क्लोरीनीकरण किया जाता है, यानी कि अगर जल है H2O में, अगर जल में हम अगर क्लोराइड मिला देते हैं, Cl2 मिला देते हैं, तो ये इसमें हमारा Cl2 प्लस H2O हो जाता है। Cl2 ClO, ये हमारा क्लोरीनीकरण हो जाता है। क्लोरीनीकरण होने से हमारा जल साफ हो जाता है। साथ ही साथ पराबैंगनी किरण के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन निष्पंद जो है उसके द्वारा नहीं होता है। ये फिल्ट्रेशन वो प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा जल के किसी भी अन्य तरल पदार्थ जो होता है उसे अलग नहीं किया जाता है, ठीक है, अलग नहीं हो पाता है और सूक्ष्म जीव जो होता है नष्ट नहीं कर पाता है। पराबैंगनी विकिरण के द्वारा किया जाता है, लेकिन निस्यंद के द्वारा नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, NSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL। कीट वंश से होने वाले खुजली किसके कारण होता है? तो कीट वंश से जो भी खुजली होता है वो फॉर्मिक अम्ल के द्वारा होता है, जो चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में पाया जाता है। अगर चींटी काट लेने के बाद ईचिंग करने लगता है, वो ज़्यादा खुजलाहट होती है और साथ ही साथ वहाँ पे एक बड़ा सा मांस, वहाँ का मांस जो होता है वो हमेशा फूल जाता रहता है, वो हमेशा फूल जाता है ज़्यादा ईचिंग होने के कारण। तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में पाया जाता है। एसेटिक और मैलेइक अम्ल जो होता है वो मैलेइक अम्ल जो होता है वो हमारा टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। तो वो है नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकर और मकरंद देशपांडे। तो ये हमारा कि निम्न हस्तियों पर इनमें से कौन से थिएटर से जुड़ी हस्तियाँ हैं? तो इनमें जितने नसीरुद्दीन शाह फिल्म एक्टर से जुड़े हैं, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकर और मकरंद देशपांडे, यानी इसमें चारों के चारों जो है वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री स्थान कहाँ अवस्थित है? ये तो गुजरात के पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, पोरबंदर बंदरगाह के पास में हुआ था। तो वो पोर्ट ब्लेयर भी है जो कि गुजरात में ही है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कहा जा रहा है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध काम करता है? तो कुछ नहीं में से कुछ का जो निर्माण है उसमें कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध का निर्माण करता। अर्थात इसका कहना यह है कि ऊर्जा का जो संरक्षण होता है उसके लिए एक पृथक कार्य नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जो शून्य ऊर्जा ब्रह्मांड में होता है, यह ब्रह्मांड ऊर्जा को भी गुरुत्व ऊर्जा के रूप में घटाने का काम करता है। इससे ये सीधा मतलब होता है कि ये जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो ब्राज़ील से होकर गुजरती है, केनिया से होकर गुजरती है और ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है भूमध्य रेखा जो है वो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें केन्या है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील भी है और उसके बाद साओ टोम है, गैबन, कांगो, गणराज्य आदि देश है, लेकिन मैक्सिको इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको इसमें शामिल नहीं है। मैक्सिको से होकर ये भूमध्य रेखा नहीं निकलती है।
विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? विश्व के इतिहास में जो कहा जा रहा है कि वो पहली परमाणु आपदा कब आया था, तो ये 6 अगस्त 1945 ईस्वी को पहली परमाणु आपदा आया था, जो कि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और दूसरा जो घटना हुआ था वो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को ये घटना हुआ था। उसके 3 दिन बाद ही दूसरा जो है नागासाकी पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, जापान के दूसरे शहर नागासाकी। ये जो गिराया गया था ये हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसमें लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग घायल और मर गए हुए थे। साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग विकलांग हो गए उनका अभी भी प्रकोप दिखता है। परमाणु घटना का जो प्रकोप जो है अभी तक वहाँ के जन्मजात से असर हुआ है। और ये नागासाकी पर गिरा हुआ था 1945 में गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा? डी नंबर। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो होता है वो किसी भी चीज़ का लेना, मतलब कर लेना, तो लेखांकन में भी यूज किया जाता है इसका। तो ये हो गया हमारा किसी भी व्यापारिक लेन देन को जो किसी भी व्यापारिक को लेन देन का जो हस्तांतरण होता है, लेन देन का जो काम होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसे ही हम लोग हस्तांतरण मूल्य कहते हैं। तो इसमें सामान्य दवाओं के मूल्य का निर्धारण, ये गलत है। सरकार के बजट से, ये भी नहीं, गलत है। कर एवं लेखांकन में, यानी कि ये हो गया एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण, ये नहीं। स्वतंत्र रूप से व्यापारी का करना जो होता है वो हमारा हस्तांतरण मूल्य का संबंध कहलाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सिंचाई जो, यानी कि सिंचाई पानी इस खेतों में पानी देने का काम जो है ट्यूबवेल से किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का यूज किया जाता है, मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा क्या है? पाली। गौतम बुद्ध की संवादों की जो भाषा है वो पाली भाषा में, अपने जो भी संवाद लिखे हुए हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग का है? रक्षा मंत्रालय के अधीन कौन कौन सा आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है रक्षा विभाग आता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र आता है, रक्षा उत्पादन आता है, और रक्षा वित्त विभाग जो होता है, ये वित्त विभाग ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है हमारा ABC जो है वो आता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? कूटनीति का जो केंद्र है उसके बांग्लादेश का कौन सा ऐसा शहर है जिसमें कूटनीति केंद्र जो है डिप्लोमेटिक रूप से खोला जाएगा? तो ये चेन्नई है जो कि एक कूटनीतिक केंद्र बनाया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया था? तो फुटबॉल का जो फुटबॉल खेल से संबंधित जो पुरस्कार है वो है ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में, जो कि सैयद अहमद हाकिम को दिया गया था। सैयद अहमद हाकिम को ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ये 1905 ईस्वी से चला था। 1905 ईस्वी से चला था और 1912 ईस्वी तक जाके हुआ था। तो इसमें लॉर्ड हार्डिंग जो था ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग जो था वो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग जो था इसके द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और भी बंगाल विभाजन का जो शुरुआत हुआ था वो 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है 37 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग, क्या है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? ये था स्प्राइट्स नाम था, जो कि 23 जून 2017 को छोड़ा गया था। सबसे छोटा
सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट्स था। और उसके बाद चंद्रयान-2 जो छोड़ा गया था, चंद्रयान-2 जो छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था 2019 में चंद्रयान-2 छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में जो पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था, वार्षिक आय का जो खोज किया था, वो था दादा भाई नौरे जी, जिन्होंने ये बताया था कि पर हेड कितना आय होता है एक वर्ष में। ये दादा भाई नौरे जी के द्वारा 1876 ईस्वी में इसका पता लगाया गया था। 1876 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाया गया था। उसके बाद है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की भी उपाधि मिली हुई। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में सीमांत गांधी और अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो मतलब कोई भी विचार होता है, संसद का कोई भी विचार हुआ, ठीक है, और संसद कोई भी विचार राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद के दोनों सदनों को मिलकर विचार किया गया है, तो उस पर दोबारा विचार करने के लिए राष्ट्रपति जो है 44वां अनुच्छेद जो है जिसके द्वारा वापस भेज सकता है कि इस पे पुनः विचार आप करें। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीएसपी कहते हैं, संसदीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, ये किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार का जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका का मौलिक अधिकार जो लिया गया था ये अमेरिका का अधिकार पत्र और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद संसदीय सरकार कनाडा से लिया गया है और केंद्र सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये हमारा है उस समय जो 2017 में चुना गया था भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के नियुक्ति, जिसे राजीव महर्षि को चुना गया था, जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, अटॉर्नी कंट्रोल ऑडिटर जनरल जिसे बोलते हैं। अगला है कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सर क्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस। 2017 ईस्वी में फ्रांस ने यह निर्णय लिया था कि 2017 में फ्रांस ने यह घोषणा किया था कि 2040 ईस्वी तक पेट्रोल डीजल तथा कारें जो बनाई जा रही है उस सब पे बिक्री का जो भी है बिक्री जो किया जाएगा उस पे ये प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये फ्रांस के द्वारा किया गया था। ये निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो सड़कों के रख रखाव हेतु आरंभ किया गया? तो ऐसा कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ये हमारा आरंभ एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया था, जो अक्टूबर 2017 में आरंभ ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके दौरान ये सड़कों के बारे में सड़कों का जो रख रखाव है कैसे है और किस तरीक़ा से है उसके बारे में ये था। और इस पे सड़कों का कंडीशन अगर सही नहीं है तो इस पे कंप्लेन करके भी बताया जा सकता। तो वो ऐप था आरंभ ऐप। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये हमारा उड़ीसा राज्य है जिसे
जिसे 2017 ईस्वी में नवंबर 2017 ईस्वी में UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूखमरी के मामले का जो इंडेक्स जारी करता है, वो प्रकाशित करता है, वो कौन सा है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च IF जो है IFPSI यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IFPSI RI जो है वो ग्लोबल का जो यानी भूखमरी का जो इंडेक्स होता है वो जारी करता है। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक के लिए नांगल जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वैसे केरल का था, लेकिन केरल से नीचे तमिलनाडु है, तो इसमें केरल ऑप्शन में है नहीं, तो ये तमिलनाडु है। और सबसे नीचे जो कहा जाता है तो वो बिहार था। सबसे नीचे कौन था? ये बिहार था। अगला क्वेश्चन है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था? लूसी ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था दुनिया के किस शहर में हुआ था, किस द्वीप में हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था। 29 मई 2006 ईस्वी को लूसी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किया था किसमें? ये इंडोनेशिया शहर में किया गया था, जिसमें लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग नष्ट हो गए थे इस ज्वालामुखी के गिरने से, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों को हानि पहुंची थी। इससे 60,000 से ज़्यादा लोगों को हानि पहुंची थी। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन पे ही रखते हैं।